Good morning, students. Due to some technical error, we got late for the lecture today. Good morning, students. Due to technical error, we got late for the lecture today. Let us begin the lecture. Last time we started with the chapter number 1. Okay, this is the lecture of OCM subject, Organization of Commerce and Management. Last time हमने chapter number 1 start किया था, Introduction of Commerce and बिजनेस इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट इकोनॉमिक जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज. I'm just giving a glance of a previous lecture, then we'll start with a new topic. Last time we discussed that human activities are of two types, economic activity and non-economic activity. Economic activity means the activity which is used, which is done, which is performed to earn money, which is performed to earn money. And economic, non-economic activity is an activity which is performed for the passion, या फिर आपको जो नॉन एक्टिविटी पसंद है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक सिंगिंग, डांसिंग, जिसमें यू आर नॉट अर्निंग अ मनी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये सब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे. फिर हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ओके, बिजनेस का मीनिंग था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोलेंगे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. प्रोडक्शन मतलब कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Okay, this is the meaning which we discussed last time. Then we discussed features of business. Features of business में we discussed and these are the features. देखो यहाँ पे मैंने bold letters में जो लिखे हैं words buyers and sellers. इसका मतलब है there are two parties involved in a business. One is the buyer and another one is a seller. ठीक है, जो प्रोडक्ट बाय करता है उसे बायर बोलते हैं, जो सेल करता है उसे सेलर बोलते हैं, एंड बोथ द पर्सन आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, फिर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी मीन्स whenever you sell a good, in return you get a money, and non monetary means whenever you sell a good, in return you get some amount of goods. प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एंड प्रोडक्ट के बदले मनी, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज. ये सब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट रिविजन. देन सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन. सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स you have to gain a particular field ka knowledge. You need to be specialized in that particular field, and with the help of that skill and knowledge you can render the services. Example doctor, lawyer, इन सबको ये सब प्रोफेशन है, और ये जो परफॉर्म करता है उन्हें प्रोफेशनल्स बोला जाता है. ठीक है, फिर फीचर्स हमने डिस्कस किया था. To become a professional, qualification is very important. You know it very well, students. Last time भी discuss किया था हमने कि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का एजुकेशन लेना इज इम्पोर्टेंट. लॉयर बनने के लिए लॉयर का पढ़ाई करना है, लॉ का पढ़ाई करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो टू बिकम प्रोफेशनल यू हैव टू टेक अ क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में देखो लिखा है फीस एंड सैलरी. व्हाट डज दिस मीन? प्रोफेशनल्स आर द पीपल हु गेट्स फीस इन रिटर्न, यानी जो भी वो काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन रिटर्न दे गेट फीस. कभी कभी इन सम सिचुएशन दे मे गेट सैलरी. नाउ व्हाट इज दिस? जैसे डॉक्टर ने खुद का क्लिनिक डाला है, तो डॉक्टर को क्या मिलेगा? फीस. लेकिन इन केस डॉक्टर इज वर्किंग इन सम हॉस्पिटल, तो डॉक्टर को क्या मिलेगा? सैलरी. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. सो दिस आर द फीचर्स.
Employment. Next is your employment. Employment is, it is an again an economic activity. This means you are working under someone else. आप जॉब कर रहे हो, in return you are getting a salary or wages. वेजेस किसको मिलता है? लेबर्स को. सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉयज को. वेजेस वीकली बेसिस पे मिलता है या डेली बेसिस पे मिलेगा, एंड सैलरी मंथली बेसिस पे. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में देर इज ऑलवेज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. देखो यहाँ पे वर्ड है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. दिस मीन एम्प्लॉयर गिव्स अ जॉब एंड एम्प्लॉय डज अ जॉब. एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब देता है और एम्प्लॉय वो होता है जो जॉब करता है. ओके. नाउ दिस आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैंने वेजेस सैलरी अभी डिस्कस किया. ठीक है. नाउ टुडे विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. अब तक जो भी मैंने डिस्कस किया था वो मेरे लास्ट लेक्चर का जस्ट एक रिवीजन था. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. बेसिकली हम लोग ने हमेशा सुना है या डिस्कस किया है कि हर कोई बिजनेस करता है तो उसका बेसिक एम होता है टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. बट स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट इज नॉट ओनली द मोटिव. देयर आर बेसिकली, ब्रॉडली देखा जाए तो बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ही होता है विच इज रिलेटेड टू मनी. ओके. तो हर एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. एंड सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस के लिए जितना इम्पोर्टेंट प्रॉफिट होता है, बिजनेस को उतना ही इम्पोर्टेंस उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना चाहिए. बिकॉज बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो सोसाइटी की वजह से अर्न कर रहा है. राइट. जैसे एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ. इफ यू आर डूइंग इफ यू हैव अ स्मॉल फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. ठीक है. जिसमें आप केमिकल्स यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जब आप केमिकल एंड मशीनरीज ये सब यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ट्राई करो कि आप कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करो. ठीक है. या फिर ऐसे केमिकल्स यूज करो जिससे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना हो. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी टू सेव एनवायरमेंट, टू सेव हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. यू मेक श्योर दैट योर बिजनेस डजंट क्रिएट पोल्यूशन, या फिर आप ऐसे कोई भी वेस्टेजेस मत करो जिससे एनवायरमेंट पे इफेक्ट हो. समझा? तो हर एक बिजनेस के लिए दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. पैसा तो कमाना ही है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. एट द सेम टाइम आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो. डोंट हार्म द सोसाइटी, बिकॉज आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो सोसाइटी के वजह से कमा रहे हो. ठीक है. तो आज के लेक्चर का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है स्टूडेंट्स. आई अगेन रिपीट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ये है आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 4 पॉइंट है. ठीक है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 4 पॉइंट है. सबसे फर्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट. ये आपको अच्छे से पता है कि हर एक बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना. हम इतना बिजनेस कर रहे, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए, हार्ड वर्क करते हैं, वी मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू अ बिजनेस. तो बेसिक प्रिंसिपल तो हर किसी का होगा कि वो प्रॉफिट अर्न करे. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स. नाउ सर्चिंग न्यू कस्टमर्स मीन्स आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो, सपोज यू हैव 10 कस्टमर्स. ठीक है. तो फिर आपका आपका नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, ऐसे करते करते यू रिच्ड 50 कस्टमर्स. एक साल हो गया, आपके पास अभी 50 कस्टमर्स है. सो विल यू स्टॉप सर्चिंग न्यू कस्टमर्स? बिल्कुल नहीं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सर्चिंग न्यू कस्टमर्स मतलब हमेशा हर एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस एक्सपांड करने का सोचना चाहिए. और बिजनेस तभी एक्सपांड होगा जब आपके पास न्यू न्यू कस्टमर्स आएंगे.
ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि ये साल अगर मेरे पास 50 कस्टमर्स है, नेक्स्ट ईयर मेरे पास 200 कस्टमर्स होने चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जितना बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, जितना आपके प्रोडक्ट सेल होंगे उतना ही बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया अर्निंग प्रॉफिट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर ना, कस्टमर इज अ किंग, बिना कस्टमर के आपका बिजनेस कुछ नहीं है। तो जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज योर इनोवेशन। इनोवेशन स्टूडेंट्स, इनोवेशन का मतलब होता है, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है टू क्रिएट समथिंग न्यू, ऑलवेज यू शुड कम अप विथ न्यू आइडियाज। ओके, हर एक बिजनेस में इनोवेशन, क्रिएशन, न्यू आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में इतना कंपटीशन है और इतने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कि अगर आप अभी भी पुराने ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स बेचोगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो एंड because of competition and due to the changing in the fashion, हर एक बिजनेस को इनोवेशन लेकर आना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज का मतलब होता है रॉ मटेरियल, लैंड, मशीनरी, कैपिटल, लेबर, जिसके थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जिसके वजह से बिजनेस हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट मत करो। सपोज आपके पास रॉ मटेरियल है, उसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट बनाओगे। आपके पास रॉ मटेरियल है जिसमें आप 100 प्रोडक्ट्स बना सकते हो, उतना क्वांटिटी का आपके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद आपको पता चल रहा है कि आपने 90 प्रोडक्ट्स ही बनाए उतने मटेरियल में, जबकि 100 प्रोडक्ट्स बन सकते थे। इसका मतलब है आपने 10 प्रोडक्ट का खुद का लॉस कर दिया। ठीक है, आपने रिसोर्सेज वेस्ट करके अपना खुद का लॉस किया है 10 प्रोडक्ट्स का। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आना चाहिए कि रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज वेस्ट करोगे तो आप खुद का ही लॉस कर रहे हो, बिजनेस का लॉस कर रहे हो। ओके, सो ये है आपके 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सबसे फर्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट, सेकेंड सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, थर्ड इनोवेशन। आई रिपीट, इनोवेशन वर्ड का मतलब होता है कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज। ओके, एंड फोर्थ इज योर बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, है ना। बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो उसमें से हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। दिस इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब think of the society, think about the society, what you should think about the society, something good. Okay, bad thoughts नहीं होने चाहिए, good thoughts के good, you should always think good for the society. अब उसमें क्या good है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। डोंट चीट विद द सोसाइटी। आप अगर सपोज कोई फूड आइटम सप्लाई करते हो और उसमें आप अडल्ट्रेशन करते हो, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करके बेच रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, आप कस्टमर से या सोसाइटी से, पब्लिक से पूरा पैसा ले रहे हो लेकिन आप उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे रहे हो। एंड स्पेशली फूड आइटम्स में तो इट कैन हार्म द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, है ना। जिसने आपका प्रोडक्ट बाय करके यूज किया, खाया है, अगर उसमें मिलावट है तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस करे एंड सप्लाई करे। सेकंड, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन। कोई भी चीटिंग, फ्रॉड, माल प्रैक्टिसेस, अडल्ट्रेशन जैसा काम बिजनेस को नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अनफेयर प्राइस चार्ज मत करो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ अनफेयर प्राइस का।
जिस प्रोडक्ट का प्राइस इज सपोज टू बी 50 रुपीज, डोंट चार्ज 100 रुपीज फॉर दैट अननेसेसरी. Customer has to pay more 50 rupees. This is unfair. This is unethical, which a business is doing. Okay, so avoid unfair trade practices. ये हो गया आपका second point. Students, second point में एक example और देती हूँ. जैसे मैंने अभी प्राइसिंग का एग्जांपल दिया, एक एडवर्टाइजिंग का भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. जब कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होता है और कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है. लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही और शी रियलाइजेस कि यार ये तो एड में कुछ और बताया था, प्रोडक्ट बेचते समय कुछ और बता रहे थे, प्रमोशन जो कर रहे थे उसमें तो कुछ और बता रहे थे, और जब हम रियल में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दिस इज ऑल्सो फॉल्स, है ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो हमेशा कंपनी शुड ऑलवेज चार्ज फेयर प्राइस, सप्लाई गुड क्वालिटी, अनएथिकल एक्टिविटीज मत करो, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मत दो, या फॉल्स इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को मत दो. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इंडिया जैसी कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है ना, बिकॉज वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा है एंड एम्प्लॉयमेंट कम है. ओके, सो हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को अपने कंपनी में जॉब दे. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा हमारे इकोनॉमी का इशू है, वो इशू को कम करने के लिए, रिजॉल्व करने में बिजनेस को गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. पॉइंट नंबर 4, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डू टेक गुड केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज. मतलब उनका वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, उनको आप टाइम पे सैलरी एंड वेजेस जो है वो पे करो, आप उनको अच्छी फैसिलिटी दो, जैसे बैठने के लिए प्रॉपर चेयर हो, डेस्क हो, प्रॉपर कंप्यूटर हो, लाइटनिंग हो, फैन हो, वेंटिलेशन हो, राइट, तभी वो एम्प्लॉय काम बराबर कर पाएगा. सो एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में कंपनी ने सोचना चाहिए. कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्किंग कंडीशन भी अच्छी रखनी चाहिए. एट द सेम टाइम उनकी वेजेस, सैलरी जो भी, इट हैज टू बी प्रॉपर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है सैलरी पे होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी एक डिस्कस किया था हम लोग ने, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम में जैसे कि इलिटरेसी बहुत है, तो लोगों में इतनी समझ नहीं है, लोग थोड़े से सुपरस्टिशियस बिलीव करते हैं, राइट. वुमेन्स को लेकर भी बहुत इशू है हमारे कंट्री में. तो ऐसे सारे सोशल प्रॉब्लम्स में बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए टू गवर्नमेंट. ठीक है. सोशल प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस स्प्रेड करो. इलिटरेसी है जैसे हमारे कंट्री में, तो बहुत सारे कंपनीज ने पता है क्या किया है, मैं आपके साथ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ. बहुत सारी कंपनीज है जैसे कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये लोग ने क्या किया पता है, एक पर्टिकुलर विलेज को ही अडॉप्ट कर लिया है. और उस अडॉप्ट कर लिया इन द सेंस क्या, अब पूरे उस विलेज का डेवलपमेंट ये कंपनी देखती है. यानी वहां पे पानी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, फूड, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रोड, ये सब कुछ कंपनीज देखेगी. पर्टिकुलर उस पूरे विलेज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, वहां के लोगों को अडॉप्ट कर लिया है. इससे क्या होगा पता है, अगर हर कंपनी ऐसे इनिशिएटिव लेगा तो हमारे कंट्री की बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम होगी, इलिटरेसी कम होगी, और जो लोगों की सुपरस्टिशियस बिलीफ है वो कम होगी. जैसे ही एजुकेशन लेवल बढ़ेगा सुपरस्टिशियस बिलीफ कम होती जाएगी. ठीक है. सो ये एक 5th पॉइंट है, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम. पॉइंट नंबर 6, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. यानी जो भी कभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है कंट्री में,
तो कंपनीज को डोनेशन एंड चैरिटी करना चाहिए। जैसे अभी कोविड में बहुत सारे लोगों ने तो किया ही, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने भी गवर्नमेंट को काफी सारा सपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी। ठीक है, सो दिस आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो हियर वी फिनिश्ड आवर टॉपिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये दोनों टॉपिक हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के दो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसके 4 पॉइंट्स हैं, और ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव जिसके टोटल 6 पॉइंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल तो क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन व्हाई प्रॉफिट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस? क्यों हर बिजनेसमैन सोचता है दैट प्रॉफिट कमाओ? सबसे बेसिक है, सरवाइव करने के लिए यू नीड अ मनी, एंड फॉर मनी ओनली यू आर डूइंग अ बिजनेस। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए सबसे मेन मोटिव तो रहेगा टू अर्न प्रॉफिट, but profit is equally important for business also. Why? Look at the points. सबसे first है returns to profit. Returns to profit मतलब अभी business करोगे तो business में you need some return, and profit is only the return of your business. Second, research and development. Students, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हर एक बिजनेस में इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। इनोवेशन मतलब यू शुड ऑलवेज कम अप विथ न्यू आइडियाज, और वो न्यू आइडियाज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करोगे तभी तो न्यू आइडियाज डेवलप करोगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं R&D। हर कंपनी R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जिससे न्यू इनोवेशन आता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए यू नीड अ मनी। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है रिसर्च करने में, तो पैसा आएगा कहाँ से? आप जब प्रॉफिट अर्न करोगे ना, तो उसी प्रॉफिट से आप रिसर्च करके न्यू और प्रोडक्ट्स लेकर आओ। न्यू प्रोडक्ट की वजह से आप और ह्यूज प्रॉफिट अर्न करोगे। समझा? सो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, वैसे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यू नीड मोर कैपिटल। सपोज आप एक रेस्टोरेंट डालते हो, ठीक है, एक रेस्टोरेंट डाला, आपने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, रेस्टोरेंट डाल दिया, बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट चल रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है आपके रेस्टोरेंट की, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट को एक्सपांड करूं, मतलब अभी तक मेरा रेस्टोरेंट छोटा है, इट हैज अ कैपेसिटी टू ऑफ ओनली 20-25 पीपल। अब मैं 50-55 लोग बैठ सके मेरे रेस्टोरेंट में, उतना मैं रेस्टोरेंट को बड़ा करूं। सो यू नीड मोर स्पेस, तो यू विल थिंक टू बाय अनदर शॉप, है ना, बाजू वाला दुकान खरीद के, आई विल मर्ज द शॉप एंड आई विल मेक अ बिग रेस्टोरेंट। ठीक है, दिस इज योर थिंकिंग, you want to expand your business, लेकिन to buy a shop you need capital, right? तो कहाँ से आएगा? जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना, उसी प्रॉफिट को आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, और उस प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। ठीक है, सो दिस इज अ थर्ड पॉइंट। ये एग्जांपल मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट इट बिकम्स वेरी मच क्लियर टू यू ऑल कि कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए था, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी कैपिटल चाहिए। अब क्या बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना, उस प्रॉफिट को आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट होगा तो आप टाइमली अपने एम्प्लॉयज को भी पेमेंट करोगे, राइट? प्रॉफिट कमाओगे तो आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी फैसिलिटी दोगे, उनको अच्छे से सैलरी वेजेस पे करोगे, टाइमली पे करोगे, एंड आपके बिजनेस में सारी फैसिलिटीज भी आएगी बिकॉज यू आर अर्निंग गुड प्रॉफिट, जिससे कि ऑल ओवर बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है ना, वो इम्प्रूव होगा। ओके, एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा बिकॉज आप आपके एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। पॉइंट नंबर 5, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब बेसिक नेसेसिटी। व्हाट इज योर बेसिक नेसेसिटी? सॉरी, व्हाट इज योर बेसिक नेसेसिटी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, और ये तीनों चीज के लिए यू नीड अ मनी। ठीक है, सो
business is important. Profit is important in business because profit will help you to bring this basic necessity to you, means of livelihood जिसको हम बोलते हैं. Point number 6, reward for risk. Students, आज business करना is not so simple. ना हर एक business में risk होता है. छोटा business करोगे तो छोटा risk होगा, बड़ा business करोगे तो बड़ा risk होगा, लेकिन risk होगा. Risk is associated with business every time. ये याद रखना. क्यों risk क्यों है? क्योंकि आप capital invest कर रहे हो. आप आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कहीं जाके कल बिजनेस फेल हो जाएगा, आपका पूरा 1 लाख रुपीज डूब जाएगा पैसा. ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है. आपने 1 लाख रुपीज डाल के बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, वहां पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है. एंड बिजनेस में हम काफी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है. और आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है, यू मे फेस अ लॉसेस आल्सो. सो दिस इज अ रिस्क. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन अ बिजनेस. जब आप इतना बड़ा रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करते हो, इतने सारे रिस्क है, जैसे कैपिटल डाला है, लॉस हो सकता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतने सारे रिस्क होने के बाद भी आप बिजनेस कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक रिवॉर्ड भी दिख रहा है, और वो रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट. ठीक है, इसलिए तो हम रिस्क लेते हैं कि चलो बिजनेस करने का रिस्क लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा आपका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, यानी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो. ठीक है, सो प्रॉफिट इज बेसिकली अ रिवॉर्ड फॉर विच इट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क विच यू आर टेकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, फॉर डूइंग अ बिजनेस. एंड 7th पॉइंट है सर्वाइवल. स्टूडेंट्स, बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए. रोज के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हर महीने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करो, हर दिन लेबर को वेजेस पे करो, रॉ मटेरियल परचेज करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो. ये सब डेली एक्सपेंसेस है बिजनेस के. ठीक है, ये डेली एक्सपेंसेस के लिए, जैसे घर चलाने के लिए कैसे मम्मी को हर महीने, हमारे पेरेंट्स को हर महीने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए मनी चाहिए, वैसे बिजनेस को चलाने के लिए एवरी मंथ यू नीड अ मनी. बहुत सारे बिल्स आएंगे, यू हैव टू पे दैट. एंड वो बिल पेमेंट करने के लिए, सैलरी पेमेंट करने के लिए यू नीड मनी. सो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रॉफिट कमाओगे तो ही अपने बिजनेस को आप सरवाइव कर पाओगे. ठीक है, तो ही आप टाइमली पेमेंट्स करोगे, आपका बिजनेस चलेगा. सो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं दैट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. तो ये टोटल 7 पॉइंट्स है. रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट because it helps to conduct research and come up with new ideas. Profit is important for the expansion of business. Profit is important to motivate employees by giving them proper salary, timely salary. ठीक है, जिससे उनका efficiency बढ़ेगा. प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइवलीहुड, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है. दिस इज आवर बेसिक नेसेसिटी. Reward for risk. Profit is the reward for the risk you are taking to do a business. And profit is important for your survival, क्योंकि रोज के जो खर्चे हैं वो खर्चे निकालोगे कैसे, पैसा कमाओगे तो खर्चे निकाल पाओगे. ठीक है, सो दिस इज द question, role of profit in business. So we finished our second topic also for the day. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा. अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा वास्ट भी है ये टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. एकदम ध्यान से मेरी आवाज भी सुनो और पूरा ध्यान स्क्रीन पे भी रखो. हाँ, ये पूरा चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है, इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स. ओके, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बिजनेस का मीनिंग. बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो प्रोडक्शन
कहाँ पे होगा? इंडस्ट्री में होगा। एंड कॉमर्स का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बिजनेस की दो एक्टिविटी है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। ना इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और तीन टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द नेचर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। उसमें तीन इंडस्ट्रीज आती है, तीन टाइप से, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एग्रीकल्चर आपको अच्छे से पता है, फार्मिंग द लैंड, कल्टीवेशन ऑफ फूड, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज ना, हम लोग लैंड एंड सॉइल को कल्टीवेट करके उससे हमारा फूड ग्रेन, फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल्स जो भी है वो कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज योर प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इस एक्सट्रैक्टिव मतलब बीनेथ द अर्थ, यानी जमीन के अंदर से या पानी के अंदर से जो मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, सोना, गोल्ड, गोल्ड कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से। ठीक है, कोल, कोयला कहाँ से निकलता है? बीनेथ द अर्थ। ठीक है, ऑयल, जो क्रूड ऑयल हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल जो हम लोग यूज करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, गोल्ड, मिनरल ऑयल्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब जमीन के अंदर है। इट इज ऑल अवेलेबल नेचुरली, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द वाटर। समझा? सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड थर्ड इज योर जेनेटिक, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट इज अगेन गॉड गिफ्ट बाय नेचर, और उसी को हम इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म जहाँ पे बहुत सारे हेन्स को रखा जाता है एंड हेन्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो दिस आर द थ्री इंडस्ट्रीज। अब ये तीनों इंडस्ट्री डिस्कस किया हमने, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। तीनों से हमने ये समझा कि तीनों इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू लैंड एंड सॉइल, extractive industry is again related to minerals which are stored, which are naturally available beneath the earth or in under the water. ठीक है, and genetic is related to plant and animals. So that's why we say primary industry, basically primary industry is only an industry which is related to nature, which is related to natural resources. Okay, अब सेकेंड टाइप का इंडस्ट्री डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप का इंडस्ट्री इज योर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, यानी रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री है ऑरेंज जूस बनाने का। ठीक है, तो ऑरेंजेस कौन से इंडस्ट्री से आएंगे? प्राइमरी। ठीक है, एग्रीकल्चर, ऑरेंज इज प्राइमरी इंडस्ट्री। बट ऑरेंज जूस मैं जो बना रही हूँ मीन्स आई एम कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, आई एम कन्वर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ लेबर, मशीन, हम लोग ऑरेंजेस का क्या बना रहे हैं? जूस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इंडस्ट्री हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो इनपुट है, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है। ऑरेंज जूस का रॉ मटेरियल इज ऑरेंजेस,
ऑरेंजेस इज कमिंग फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड उसका जूस कन्वर्ट हुआ उस इंडस्ट्री को बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज योर कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही जो मैंने अभी आपको समझाया, दैट यू आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। आपकी फैक्ट्री है आपकी खुद की कोई छोटी सी फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, या बड़ी सी फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, आप वहां पे लेबर एंड मशीन्स को यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंड इज योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि बिल्डिंग बनाया, डैम्स बनाया, ब्रिजेस बनाया, स्काई वॉक बनाया, जहां पे ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब का यूज होके और प्रोड्यूसिंग समथिंग, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आप ऑरेंज जूस बना रहे हो, तो ऑरेंज जूस यू कैन कैरी इट एट एनी प्लेस, यहाँ से वहां कहीं पे भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी आप क्रिएट करते हो वो इमूवेबल होता है, मीन्स यू कैन नॉट मूव दैट। जहाँ पे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है वो बिल्डिंग हमेशा वही रहेगी, आप बिल्डिंग एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते हो। समझ रहे हैं? सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आउटपुट इज ऑलवेज इमूवेबल, वेर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आउटपुट इज मूवेबल। ओके, ठीक है। सो ये है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री, दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, now let's move to third industry, tertiary. tertiary industry एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बोला है, बार बार रिपीट किया है, दैट बिजनेस इज ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स तो हमने समझ लिया, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या क्रिएट कर रहे, गुड्स क्रिएट कर रहे, बट टर्शरी इंडस्ट्री क्या क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस। ठीक है, टू सर्वाइव सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो ट्रांसपोर्ट, हमारे डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आज की सिचुएशन में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आज मुंबई की लोकल ट्रेन बंद है। ठीक है, इट इज बहुत महीनों से बंद है। तो हमें अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो कितनी दिक्कतें आ रही है ना, बिकॉज देर इज नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। आज ये कोविड में जितना हम लोग ने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से हमें कितनी दिक्कत आ रही है, बैंक्स भी बंद रहती थी बीच बीच में, जब 100% लॉकडाउन था तो कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारे ही पैसे बैंक में रखे बट वी आर नॉट एबल टू विड्रॉ, एटीएम्स आर नॉट वर्किंग, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इससे हमें इतना समझ में आता है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए गुड्स होते हैं उतने इम्पोर्टेंट हमारे सर्वाइवल के लिए सर्विसेज होती है। ठीक है, और वैसे ही बिजनेस के लिए भी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस करते हो, आपको गुड्स मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपको ट्रांसपोर्ट यूज करना है। पैसा जमा करने के लिए या अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास बैंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना। सो दिस आर द टर्शरी इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्रीज ऐसी है जो सर्विस बेचती है, प्रोडक्ट नहीं, गुड्स नहीं बेचते, वो लोग क्या बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, तीनों इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है टर्शरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस किए कि हमारी डे टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कितना जरूरी है, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट कितना जरूरी है ना। और इकोनॉमी के लिए भी टर्शरी इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। तीनों इंडस्ट्री में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन
इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी इंडस्ट्री का है। ठीक है, सो सबसे मेन है टर्शरी, सेकेंड इंपॉर्टेंट इज योर सेकेंडरी एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर प्राइमरी। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं होगा तो भी कंट्री चलेगा, नहीं, प्राइमरी भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी भी इंपॉर्टेंट है, टर्शरी भी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंडस्ट्री हर एक इकोनॉमी के लिए, हर एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस का फर्स्ट पार्ट जो है, देखो बिजनेस दो पार्ट के हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस की एक्टिविटीज दो है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसमें से इंडस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया, तीन टाइप की इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स फिर से दो टाइप के, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड वर्ड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहाँ पे आप किसी से बुक खरीद रहे हो और किसी और को बुक बेच रहे हो। बुक बाय किया 100 रुपीज में और दूसरे को सेल किया 120 रुपीज में। ठीक है, आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, आप मिडल मैन की तरह काम कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। एक जगह से बाय किया, दूसरे जगह पे सेल किया, और जो बीच में 10-20 रुपया मिल गया वो आपका प्रॉफिट। समझ गया? सो ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी ट्रेड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट अच्छे से डायग्राम देखो, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ट्रेड दो टाइप के होते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब द ट्रेड विच इज डन विद इन द कंट्री, यानी अपने ही कंट्री में हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम बोलते हैं होम ट्रेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे गारमेंट्स, यानी जो गारमेंट्स मतलब रेडीमेड गारमेंट्स दिल्ली से बाय किया और मुंबई में आके यहाँ के सोसाइटी में बेचा। ठीक है, तो आपने क्या किया, दिल्ली से प्रोडक्ट बाय किया और मुंबई में सेल किया। दिल्ली भी इंडिया में ही है, मुंबई भी इंडिया में ही है, यानी आप एक ही कंट्री में, खुद ही के कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, खुद ही के कंट्री से बाय करते हो और खुद ही के कंट्री में जाकर उस कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं होम ट्रेड। ठीक है, एंड फॉरेन ट्रेड मतलब जब आप दूसरे कंट्रीज के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, जैसे अमेरिका से प्रोडक्ट बाय किया और फिर अमेरिका से आपने गारमेंट्स मंगवाए और इंडिया में आप बेच रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, और जहाँ पे आप खुद की ही कंट्री से बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो उसे हम बोलते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स याद रखना, ये वर्ड याद रखो, होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रेड दो टाइप के होते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड फिर से दो टाइप के हैं, डायग्राम अच्छे से देखो, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम पे भी ध्यान देते जाओ। होम ट्रेड फिर से दो टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब जो बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं टू रिटेलर। आप लोगों ने सुना होगा होलसेलर, बड़ा कॉमन वर्ड है, हर किसी को पता होता है होलसेलर। और होलसेलर कौन होते हैं ये भी हर किसी को पता होता है, वो ऐसे लोग होते हैं जो बड़े क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपको नोटबुक खरीदना है तो आप किसके पास जाओगे, शॉप पे, और वो शॉपकीपर कौन है, रिटेलर है। ठीक है, रिटेलर मतलब वो एक पर्सन, रिटेल ट्रेड मतलब द पर्सन हु सेल गुड्स टू कस्टमर एंड कस्टमर इन स्मॉल क्वांटिटी। अब जब
एक बुक लेना है तो हम रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार मुझे तो 50 एक बुक खरीदना है, तो हम लोग होलसेलर को ढूंढते हैं क्योंकि हमको उसमें प्राइस बेनिफिट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जस्ट ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, आपकी बुक में नहीं है। आपको बेसिकली यही याद रखना है कि होलसेल ट्रेड मतलब जो बल्क क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग करता है, जो मैन्युफैक्चरर से बाय करता है और रिटेलर को सेल करता है, एंड रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग करता है, रिटेलर होलसेलर से बाय करता है एंड कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, ये हो गया आपका होम ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में 3 टाइप है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रपोर्ट। एंट्रपोर्ट को हम री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या? जब आप दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट बाय करते हो उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से आते हैं इंडिया में, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि हमने चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, बाय किया। एक्सपोर्ट मतलब सेल करना, दूसरे कंट्री को जब प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। जैसे इंडिया बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत सारा एग्रीकल्चर स्पाइसेस एंड मसाला जो भी प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेट होता है, इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। सो वेन एवर यू सेल अ प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। I repeat students, when you buy product from another country, उसे हम बोलते हैं import, and when you sell product to another country, उसे हम बोलते हैं export. Now, entreport. Entreport मतलब when you buy the product from one country and sell the same product to some other country, उसे बोलते हैं entreport. जैसे तुमने श्रीलंका से कोई प्रोडक्ट बाय किया और वही प्रोडक्ट पर्ल्स पर्ल्स बाय किया, मोती, ठीक है, मोती तुमने श्रीलंका से पर्ल्स इंपोर्ट किया एंड वो पर्ल्स की ज्वेलरी बना के तुमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। समझा? यानी तुम्हारे कंट्री में ना तुमने बाय किया, ना ही तुमने तुम्हारे कंट्री में प्रोडक्ट को सेल किया, तुमने एक कंट्री से बाय किया और वही प्रोडक्ट दूसरे कंट्री को सेल कर दिया, उसे हम बोलते हैं एंट्रपोर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका ट्रेड टॉपिक। ट्रेड, आई रिपीट पूरा वापस थोड़े में आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, होम ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब विद इन द कंट्री आप जो बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसे होम ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब आप दूसरे कंट्रीज के साथ प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। होम ट्रेड फिर से 2 टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेलर जो बल्क क्वांटिटी में डील करते हैं, रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। फॉरेन ट्रेड 3 टाइप के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आप दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट बाय करते हो, एक्सपोर्ट मतलब आप दूसरे कंट्री को प्रोडक्ट सेल करते हो, एंट्रपोर्ट मतलब आपने एक कंट्री से बाय किया और वही प्रोडक्ट दूसरे कंट्री को सेल किया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड एंट्रपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी कॉमर्स का जो सेकेंड पार्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, कॉमर्स के 2 पार्ट है ना, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेली लाइफ। सिमिलरली जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वैसे बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके ट्रांस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, वेयर हाउसिंग।
स्टूडेंट्स वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करके स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर करते हो उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। एंड स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप प्रोड्यूस बल्क क्वांटिटी में करते हो बट डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में करते हो। आपने एक साथ 1000 टन प्रोडक्ट बना के रख दिया, लेकिन रोज का सप्लाई कितना होता है, 50 टन, 100 टन ऐसे सप्लाई होता है। तो उस प्रोडक्ट को अच्छे से रखना पड़ेगा ना जब तक वो सप्लाई नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए हर बिजनेसेस के लिए वेयर हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस इज इम्पोर्टेंट। Warehouse is important to store a goods. Okay, warehouse is important to store a goods. Next is your insurance. Next is your insurance. स्टूडेंट्स बिजनेस में रिस्क होता है। जैसे अभी मैंने कहा वेयर हाउस में आप बहुत सारे गुड्स स्टोर करते हो, कभी वेयर हाउस में आग लग गई तो सारे गुड्स जल जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ फायर ब्रेकआउट यू विल फेस द लॉस, है ना। तो ऐसे रिस्क बहुत होते हैं बिजनेस में, और ऐसे रिस्क के लिए हर बिजनेस क्या लेता है, इंश्योरेंस। ठीक है, अपने गुड्स का इंश्योरेंस लेगा, वेयर हाउस का लेगा, फैक्ट्री का लेगा। अगर उसका कहीं गुड्स दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी लेते हैं, सो दैट इन केस ट्रक या टेम्पो का एक्सीडेंट हो जाए और उसके सारे गुड्स डैमेज हो जाए, उसको लॉस फेस करना पड़ सकता है, इसलिए वो लोग क्या ले लेते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि अनसर्टनिटी कभी भी हो सकती है। अनसर्टन मतलब कभी भी कोई हादसा हो जाए और उस वजह से बिजनेस में लॉस हो, इससे बेटर है आप उसके लिए इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस लेके अपने आप को सेव कर लो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट। बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पैसा भर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के डेट में बैंकिंग इतना इजी हो गया है दैट पूरे वर्ल्ड में आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो बिजनेस के लिए तो रोज के पेमेंट्स आने जाने हैं, बिजनेस को बहुत सारे पेमेंट्स देने भी पड़ते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स लेना भी पड़ता है। इसके लिए बैंक अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप इजीली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वे में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एंड इन केस बिजनेस को कभी कैपिटल की जरूरत पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक उन्हें लोन दे सकता है। ठीक है, बैंक प्रोवाइड्स लोन टू डू अ बिजनेस। सो बैंकिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, एडवर्टाइजिंग। स्टूडेंट्स जब तक आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे, एड्स नहीं बनाओगे, तब तक आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा। हम कोई प्रोडक्ट को तभी बाय करेंगे ना जब हम उस प्रोडक्ट को जानते हैं, और उस प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए हर एक बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट इज प्रोडक्ट का करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एडवर्टाइजिंग से ही अवेयरनेस स्प्रेड होती है, एडवर्टाइजिंग से ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग से ही प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मर्केंटाइल एजेंट्स। आज इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इतना पॉपुलेशन है, इतने सारे विलेजेस है, इतना इतना बड़ा एरिया है, इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इतने सारे लोगों को गुड्स सप्लाई करने के लिए कंपनीज एजेंट अपॉइंट करती है। बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर के लिए सबको अप्रोच करके प्रोडक्ट खुद से सप्लाई करना इज डिफिकल्ट। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एजेंट्स अपॉइंट करते हैं, और ये एजेंट प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में कंपनी की हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है, इट इज व्हाट, इट इज फुल ऑफ कम्युनिकेशन। आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम कम्युनिकेटिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सपोज मैं साइलेंट ले होकर लेक्चर लूं, तो क्या तुम लोगों को समझेगा कुछ, कुछ नहीं समझेगा, कि मैम तो साइलेंट है, मैम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो समझेगा कहाँ से। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन करे बगैर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए भी कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाकर जब बेचेगा ना तो कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो कन्विंस करना पड़ रहा है मतलब कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खाली कस्टमर ही नहीं, बैंकर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, सप्लायर्स है, इन सबसे बिजनेसेस को कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो हर एक बिजनेस का कम्युनिकेशन इज टू बी वेरी इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव इम्प्रेसिव होना चाहिए कि सामने वाला आपसे कन्विंस हो सके, आपकी बात से कन्विंस हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस आर द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज वर्ड का मतलब होता है एड्स, हेल्प। ठीक है, आज आप ट्रेड करते हो ना, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इसको स्मूथली रन करने के लिए, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको स्मूथली चलाने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी ये सारी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रांसपोर्ट के तुम्हारे बिजनेस में बहुत दिक्कत आएगी, बिना वेयर हाउस के तुम्हारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाएंगे, बिना इंश्योरेंस के आपको सारे लॉसेस फेस खुद को बेयर करने पड़ेंगे। बैंक नहीं रहेगा तो तुम पैसा ना रिसीव कर सकते हो ना पे कर सकते हो। एडवर्टाइज नहीं करोगे तो प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा। एजेंट्स नहीं रखोगे तो प्रोडक्ट हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। और अगर जब तक तुम कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, बिना बिना कम्युनिकेशन के, तो तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ये सारी सर्विसेज बिजनेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी सर्विसेज बिजनेस करने के लिए बहुत, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर वी फिनिश्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये है आपका टॉपिक इंडस्ट्री, जो मैंने आपको समझाया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। इट मीन इंडस्ट्री क्रिएट्स गुड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्ट करता है ना वो प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि लेबर, मैन पावर, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंडक्ट प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री एक्टिविटीज कहाँ पे होती है, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स में। ओके, फिर इंडस्ट्रीज तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, secondary industry is related to converting raw material into finished goods, and tertiary industry is related to the service. प्राइमरी तीन टाइप की होती है, एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एंड सेकेंडरी दो टाइप का होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने कॉमर्स के बारे में भी डिस्कस किया है आपके साथ। कॉमर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स दो टाइप के हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर ट्रेड, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड दो टाइप के हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सब हम आज डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, वी फिनिश्ड ओसी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है आज। दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। Okay students, so let's end the lecture here.